नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया, नाथूराम गौडसे। उसका अगला भाग, अपील का परिशिष्ट। उपभाग 1, पाकिस्तान को शेष राशि देने के विषय में उप प्रधानमंत्री का वक्तव्य। माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पत्रकार परिषद में 12 जनवरी 1948 को एक वक्तव्य दिया। मित्रगण, पाकिस्तान के वित्त मंत्री श्री गुलाम अहमद ने पाकिस्तान को शेष राशि देने के संबंध में जो वक्तव्य दिया है वह आपने पढ़ा ही होगा। प्रस्तुत वित्त मंत्री ने एक सिविल सर्वेंट के नाते विधि क्षेत्रों में उच्च स्थान पर काम किया है। वे हैदराबाद संस्थान के भी वित्त मंत्री रहे। बड़े व्यापारों में उनकी गणना थी। ऐसे अधिकारी व्यक्ति के विधानों में कई असत्य आ जाए अथवा सत्य का विप्रवास करने वाली बातें आ जाएं तो साधारण रूप से उन पर भरोसा किया जाता है, किंतु उनका वक्तव्य ऐसे उद्धरणों से ओतप्रोत है। इतना ही नहीं, वरन कश्मीर के प्रश्न से उन्हीं के शासन ने पैसों का प्रश्न अवरुद्ध किया है, इसलिए उस प्रश्न को सुलझाना न्याय द्वारा असंभव है, यह उन्होंने जाना है। अतः उन्होंने अपनी विवेक बुद्धि और सारासार विचार बुद्धि त्याग दी है। धौंस देकर उद्दंडपन से पैसे छीनने वाले गुंडों के स्तर पर वे उतरे हैं। सच्ची घटनाओं को स्थान ही नहीं। मैंने ऐसे शब्द प्रयोग जानबूझकर किए हैं क्योंकि जो व्यक्ति समझ बुद्धि से उनका वक्तव्य पढ़ेगा वह इस बात को जान जाएगा कि रिजर्व बैंक पर धमकियों की वर्षा कर रहे उस पर बेतुके आरोप लगाकर उसको डराकर झुकाने का गुलाम अहमद का यत्न चल रहा है। हिंदुस्तान शासन का हेतु ये शुद्ध और प्रामाणिक नहीं है जैसा आरोप उन्होंने लगाया है। उन्हें आशा दिखती है कि ऐसे आरोपों से उनके रुके हुए पैसे उन्हें मिल सकेंगे। विश्व के अन्य राष्ट्रों का समर्थन उन्हें प्राप्त हो, यह उनकी चेष्टा है। अपनी दी हुई धमकी अकेली ना पड़ जाए और वे राष्ट्र हिंदुस्तान शासन को अपनी नीति को बदलने को कहें, इसलिए यह बात चली गई है। मैं समझ सकता हूं कि जिस उलझनपूर्ण अवस्था में वे पाकिस्तान खड़े हैं उससे छुटकारा पाने के लिए उनके हाथ पैर छटपटा रहे हैं। इस प्रश्न पर उन्हें उद्दंडता की चाल चलने की अपेक्षा संतुलित होकर विचार करना चाहिए। इतनी अपेक्षा रखने का मेरा भी अधिकार है। उनकी चीख पुकार और धमकियों को अपयश ही मिलेगा, यह बात सूर्य के प्रकाश जितनी स्पष्ट है। अपना साहस प्रदान करने के लिए उन्होंने असभ्यता दिखाई और उद्दंड बर्ताव किया। उस नशे में उन्होंने सत्य स्थिति को देखा तक नहीं है। फिर उनका मूल्यांकन करने की बात तो दूर ही रही। यह देखिए, कश्मीर का प्रश्न बातचीत में खींचा जाएगा, इसका तनिक भी ध्यान पाकिस्तान को नहीं था। इस बात की छानबीन हम पहले करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुस्तान शासन पर अप्रामाणिकता का आरोप लगाया है और दूसरे भी आरोप लगाए हैं, उसका भी हम विचार करेंगे। इस बातचीत के अनुक्रम का ब्यौरा मैं आपको थोड़े में देता हूँ। पिछले नवंबर के अंतिम सप्ताह में पाकिस्तान और हिंदुस्तान शासन के प्रतिनिधियों के बीच कई बार बातचीत हुई। मकसद यह था कि आपस के झगड़े निपट जाएं, जिसमें कश्मीर प्रश्न का भी समावेश है। जो बातें हुई वे विभाजन से ही जनित प्रश्नों तक सीमित नहीं हैं। कश्मीर के प्रश्न पर भी चर्चा हुई। वैसे ही निर्वासितों का प्रश्न और उनके पुनर्वास के महत्व की घटना को भी चर्चा में स्थान मिला। दिनांक 26 को कश्मीर प्रश्न पर जो चर्चा हुई वह आशा, सद्भावना और सौजन्य के वायुमंडल में हुई। वह चर्चा आगे चलती रही और दूसरे दिन आर्थिक तथा अन्य प्रश्न भी चर्चा के विषय बने। 27 नवंबर को शेष राशि के वितरण और जिस पर चर्चा नहीं हुई थी उस ऋण के संबंध का एक तात्कालिक संधि पत्र तैयार हुआ। उस संधि पत्र को तुरंत मान्यता मिले ऐसी पाकिस्तान की इच्छा थी। हमारी अनुमति प्राप्त करने का उन्होंने जी तोड़ प्रयास किया, हमने उसका विरोध किया। 27 नवंबर की शाम मैंने समाचार पत्रों को एक वक्तव्य दिया। मैंने उन्हें बताया कि हमारी गोष्ठी पर समाचार पत्र तर्क न करें और हमारी बातचीत समाप्त होने के बाद हम अधिकृत
व्रत उन्हें जब तक न दें तब तक वे धीरज रखें। मेरे शब्द इस प्रकार हैं। सब स्थगित प्रश्नों पर उपाय ढूंढने के हमारे प्रयास सख्ती के साथ चल रहे हैं, किंतु हमारी चर्चा पर तर्क वितर्क प्रकट किए गए तो उससे लाभ की अपेक्षा हानि ही होने की आशंका है। इस समय मैं इतना ही कहता हूँ कि हमारी बातचीत मित्रता और सौजन्य के वातावरण में चल रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री शनिवार तक यहाँ रहने वाले हैं। जब बातचीत पूरी होगी विस्तृत विवरण दिया जाएगा। जब तक यदि किसी अखबार द्वारा छपा भी या किसी एकाध प्रश्न पर अनुबंध हुआ है, ऐसा प्रकाशित हुआ तो उसे शासकीय संपुष्टि नहीं है और वह प्रकटीकरण अवधि पूर्व है, प्रीमेच्योर है, ऐसा माना जाएगा। दूसरे दिन प्रातः मैंने पटेल अपने वक्तव्य में एक स्पष्टीकरण दिया। शासकीय भवन गवर्नमेंट हाउस में पढ़ा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री वहां उपस्थित थे। सब स्थगित प्रश्नों का हल नहीं निकलता तब तक यह अनुबंध अंतिम नहीं माना जाएगा। यह मेरा स्पष्टीकरण था। मैंने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब तक कश्मीर का प्रश्न निर्णित नहीं होता तब तक हम कोई भी धनराशि देने के लिए अनुमति नहीं देंगे। मेरी उस बात को ध्यान में रखकर ही उपयावन पत्र को प्रकट नहीं किया जा गया है। इसके बीच पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने अपना जाना स्थगित किया। कश्मीर और दूसरे प्रश्नों पर बातें होती रहीं। भिन्न भिन्न प्रश्नों पर एकमत नहीं हुए। फिर भी कुछ सुधरे हुए वातावरण में चर्चा होते होते विभाजन से उत्पन्न और कुछ समस्याओं पर हमारा अनुबंध हुआ। 1 दिसंबर 1947 को विभाजन मंडल के समक्ष वह अनुबंध रखा गया, किंतु वह अनुबंध बाद में लिपिबद्ध करना था। 2 दिसंबर को वह हुआ। उस समय यह भी स्पष्ट हुआ कि कश्मीर और दूसरे प्रश्नों के सुझाव मिलने के पश्चात ही इस अनुबंध का प्रकटीकरण होगा। उस समय आशा थी कि सब प्रश्न समाधान पूर्व पद्धति से हल हो जाएंगे। वक्तव्य प्रकट करने की यह नीति दोनों पक्षों ने मध्यस्थ आयोग के सामने अपने अपने निवेदन देते समय मान ली थी। जो प्रश्न चर्चा में आते थे उन पर सुझाव प्राप्त होने की अनुकूलता प्रतीत होती थी। 8 और 9 दिसंबर को लाहौर में बैठक बुलाई गई। उस बैठक में स्थिति अधिक स्पष्ट होने वाली थी। बैठक आरंभ हुई। देखने में यह आया कि 55 करोड़ राशि झट से खींच लेने के प्रयास में पाकिस्तान बीच की अवधि में व्यग्र रहा। मैंने इस चाल का विरोध किया। आर्थिक लेन देन का प्रश्न अलग गिना जाए और हमारे साथ बंधे, इसलिए पाकिस्तान के उच्च आयुक्त ने 7 दिसंबर को बताया कि आर्थिक प्रश्नों पर हमारा अनुबंध हो गया, किंतु हम अपनी पुरानी बातों पर अटल रहे। लाहौर की चर्चा में भी हमने अपना आग्रह स्थिर रखा और पाकिस्तान से कुछ मर्यादा तक सहमति प्रकट कर हमने निश्चित किया कि दिल्ली में होने वाले संसद अधिवेशन में 9 दिसंबर को एक वक्तव्य दिया जाए। पाकिस्तान के अर्थ मंत्री ने समाचार पत्रों में प्रकाशन की इतनी फुर्ती की कि 7 दिसंबर को प्रकाशित हो गया। पाकिस्तान की कपट नीति उसी समय स्पष्ट हुई। आर्थिक प्रश्नों पर जो अनुबंध हुआ उसका पाकिस्तान ने अस्त्र के रूप में प्रकटीकरण और प्रयोग किया। उसी का उन्होंने उपयोग कर कश्मीर विषयक नीति में फिर से अनाड़ी परिवर्तन किया और कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली की बातचीत में जो आशा उमड़ी थी वो चकनाचूर हो गई। 9 दिसंबर के संसद के मेरे वक्तव्य में मुझे इसकी भूमिका स्पष्ट करना अनिवार्य प्रतीत हुआ। वह यह थी कि आर्थिक अनुसंधान का कार्यान्वयन जहां तक बन सके तभी किया जाएगा जब कश्मीर प्रश्न सुलझ जाए। इस मेरे प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई। 12 दिसंबर को पाकिस्तान के उच्च आयुक्त की उपस्थिति में मैंने एक विस्तृत वक्तव्य दिया। उसमें मैंने कहा था कि उस अनुबंध का यशस्वी क्रियान्वयन दूसरे महत्व के प्रश्नों पर निर्भर होगा। कश्मीर का प्रश्न उन्हीं प्रश्नों में से एक था। यह बात स्पष्ट थी। पाकिस्तान ने उस समय भी कोई आपत्ति नहीं उठाई। 55 करोड़ रुपए छीनने के पाकिस्तान के प्रत्येक यत्न का हमने विरोध किया था। फिर 26 दिसंबर को कश्मीर विषय पर अंतिम चर्चा प्रारंभ हुई। तब पाकिस्तान के महामंत्री ने प्रथम बार कश्मीर प्रश्न और आर्थिक प्रश्न अन्योन्याश्रित है इस हमारे कथन का विरोध किया और 55 करोड़ रुपए त्वरित देने की मांग की।
हमने उस समय भी उन्हें जताया और बाद में 30 दिसंबर को हमने जो तार भेजा उसमें भी स्पष्ट किया कि अनुबंध की धाराओं का पालन करने के लिए हम वचनबद्ध अवश्य हैं, किंतु कश्मीर के प्रश्न में पाकिस्तान ने जो शत्रुता का रवैया अपनाया है उसके लिए धन देना स्थगित करना पड़ेगा। संपूर्ण चर्चा में हमारी यही भूमिका रही है। इस प्रकार हमारा पाकिस्तान से बर्ताव तनिक भी अनुचित नहीं रहा है। हमने कहीं भी वचन भंग नहीं किया है। इसके विपरीत पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने स्वांग रचा कि वे पाकिस्तान की समस्या का सुझाव शीघ्रता से चाहते हैं और दूसरी ओर उन्होंने आर्थिक तथा अन्य प्रश्नों पर अधिकाधिक सुविधाएं झपटने का यत्न किया। आर्थिक प्रश्न अन्य प्रश्नों से भिन्न है, उनकी चाल थी। पाकिस्तान के उच्चायुक्त और अर्थ मंत्री ने हमारे हाथ जकड़ लेने का भारी प्रयास किया, परंतु हमने सदा ही उसका सफल विरोध किया। हम कभी अप्रामाणिक नहीं रहे, वरन सब प्रश्नों के सुझाव का यह एक अंश मात्र है। यह मन से और सत्यता से मानते थे। इन दोनों पड़ोसी राष्ट्रों में मित्रता और शांति रहे, इसलिए हमारा यह निर्णय था। हमारा कहना यह भी है कि इस आर्थिक समन्वय को मान्यता देने के पीछे हमारे मन में पाकिस्तान के प्रति उदार भावना थी। विभाजन मंडल के सामने मैंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान एक वैभव और प्रतिष्ठाशाली पड़ोसी के नाते खड़ा रहे, यही हमारी इच्छा है। हमें आशा थी कि अन्य प्रश्नों के विवादों में पाकिस्तान भी हमारे प्रति वैसी ही भावना रखेगा। उसके व्यवहार से हम निराश हुए। पाकिस्तान के उच्चायुक्त और सर आर्चिबाल्ड रोलर्स के प्रचारित वक्तव्य से यह स्पष्ट दिखता है कि आर्थिक समन्वय पाकिस्तान को बड़ा ही आकर्षक लगा और पाकिस्तान को इससे बड़ा सहारा मिलने वाला था। इसलिए अपनी आर्थिक नींव संतुलित रखने के लिए पाकिस्तान ने यह वचन प्राप्त किया। उसके साथ हिंदुस्तान की भावनाओं का प्रतिवाद करना उन्होंने टाला। मैं यह भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारा दृष्टिकोण न केवल न्याय और शांति का समन्वय करने का था, प्रत्युत उससे भी विशाल था। हम सदा जानते थे कि जो झगड़े हैं उनको सामंजस्य, सहानुभूति, सहनशीलता और कल्याणकारी दृष्टि से सुलझाया जाए तो ही हमारे और पाकिस्तान के बीच पड़ोसी जैसे सौहार्द संबंध रहना संभव होगा। किंतु पाकिस्तान ने हमारे उदार दृष्टिकोण का अनुचित लाभ उठाया। हमारी उदार भावनाओं का उसने अपने संकुचित और स्वार्थ के लिए प्रयोग किया। स्पष्ट है कि आवश्यकता थी और है सर्वव्यापक उदार भावना की। हिंदुस्तान ने अविभक्त अर्थात विभाजन पूर्व हिंदुस्तान के ऋण का बोझ अपने सिर पर लिया और पाकिस्तान के विश्वास और सद्भावना पर हमने भरोसा रखा। हमने निर्णय किया कि पाकिस्तान दीर्घ कालावधि के सुलभ अंशों में हिंदुस्तान का ऋण चुकाए। इसलिए हमसे यह नहीं बनेगा कि हमारी सुरक्षितता और प्रतिष्ठा पर प्रहार करने वाले प्रश्न पैसों के लेन देन में डूबे रहें। हमें पूर्ण दक्षता रखनी चाहिए ताकि जो संबंध खींचातानी के हैं वे अधिक बिगड़ ना पाएं। मैंने 12 दिसंबर को दिए गए वक्तव्य में कहा ही है कि हमारी सद्भावना की नींव पर खड़ा कार्य अब धोखे में आया है, अर्थात हमारी सद्भावना को ही अब धोखा है। कश्मीर पर जो आक्रमण हुआ है उसका प्रतिरोधात्मक उपाय की दृष्टि से हमने इस आर्थिक समन्वय का कार्यान्वयन स्थगित किया। हमने उसमें न्यायोचित व्यवहार ही किया है। हम उस संधि पत्र में बंधे हुए हैं। यह बात हमने पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार बताई है। पैसे चुकाने के नियत समय का बंधन हम पर उस संधि पत्र में नहीं है। इस समय पाकिस्तान ने अपनी सेना सहित हमसे सशस्त्र संघर्ष खड़ा किया। ऐसा लगता है कि उसकी व्याप्ति अधिक भयानक होगी। उससे आर्थिक समन्वय की नींव ही उखड़ जाने का डर है। संधि पत्र में लिपिबद्ध ऋण का उत्तरदायित्व स्वीकारना, सामग्री का बंटवारा करना आदि कार्यों पर भी उसका प्रतिकूल परिणाम होगा। ऐसी अवस्था में बचे पैसे हम दें, इस प्रकार की मांग पाकिस्तान किसी भी न्याय से हमसे नहीं कर सकता। आरोपों का आधार नहीं है। पाठक वृंद, पाकिस्तान की अर्थ मंत्री के हिंदुस्तान शासन पर लगाए आरोप कितने निराधार और खोखले हैं, यह दिखाने के लिए मैंने पर्याप्त विवरण दिया है। वह मेरी धारणा है। मैंने यह भी दिखाया है कि आर्थिक प्रश्न दूसरे प्रश्नों से अलग नहीं किए जा सकते और संधि पत्र का कार्यान्वयन एक ही साथ हो सकता है। यह हम आरंभ से ही कहते आए हैं।
जो समझौता हुआ है उससे पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। इच्छा इतनी ही है कि समझौते का कार्यान्वयन करने के लिए अनुकूल योग्य वातावरण निर्माण हो। यदि पाकिस्तान पहले ही राशि मांगने का आग्रह करे तो एक बात स्पष्ट है कि जो संधि हुई है उसकी पृष्ठभूमि में जो सौजन्य है, सद्भाव है, वह उसको नष्ट करना चाहता है। अतः भारत राशि चुकाने का विरोध कर रहा है। यदि पाकिस्तान अपनी गुंडा नीति में सफल हुआ तो संधि पत्र की नींव ही ध्वस्त हो जाएगी। युद्ध की पाकिस्तानी मनोकामना में यह आर्थिक राशि सहायता सिद्ध होगी। साथ ही संधि पत्र के अन्य प्रश्नों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यह सुस्पष्ट है। उपभाग 2, संधि के संबंध में वित्त मंत्री के प्रतिपत्र का अंश। बाद में जो घटनाएं हुई उससे हमारी उदारता को पात्र में परोसी गई, यह स्पष्ट होगा। श्री गुलाम मोहम्मद ने हम पर राजनीतिक डकैती का आरोप लगाया है। पाकिस्तान की ओर सहानुभूति अर्जित करने का शायद यह एक तुच्छ मार्ग होगा। उन्होंने हमें चिढ़ाने वाला व्यवहार किया है, किंतु उसके बाद भी हमारी भूमिका स्पष्ट है। इन दो देशों में जो संधि हुई है उसकी धाराओं से पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने पहले से ही यह कहा है कि सब धाराएं सर्वव्यापक संधि का एक भाग मात्र हैं और उनकी धाराओं का कार्यान्वयन सब प्रश्नों के सुझाव के साथ ही होगा। इस बीच हमारे पड़ोसी राष्ट्र के उत्तरदायी मंत्री द्वारा किए गए उद्दंड बर्ताव, गुंडा नीति के प्रचार, हमारी टांग खींचने की चेष्टा से भी हम अपनी योग्य नीति से विचलित नहीं होंगे। उपभाग 3, हिंदुस्तान की सद्भावना का प्रत्यय। हिंदुस्तान पाकिस्तान आर्थिक समन्वय का त्वरित कार्यान्वयन। गृह मंत्रालय ने 15 जनवरी 1947 को वित्त मंत्री के लिए एक पत्र भेजा। उसमें कहा है कि हिंदुस्तान शासन ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए आर्थिक विषयक समझौते के बारे में अपनी भूमिका पहले ही स्पष्ट कर दी है। हमने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सभी विवादात्मक प्रश्न हैं उन सब के सुझाव के साथ ही आर्थिक समन्वय का क्रियान्वयन किया जाए। साथ ही साथ हमने यह भी बताया है कि संधि की धाराओं का हम पालन करते हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने जो अर्थहीन वाद विवाद प्रारंभ किया है और शोर मचाया है उसका हमें दुख है। हम यह कभी नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव रखे हैं उनमें वस्तु स्थिति और सत्य घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। उसमें प्रस्तुत किए गए निर्णय तथा तर्कों में भारतीय मंत्रिमंडल की सहमति है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने फिर से आह्वान किया है, इसका हमें खेद है। हमारे द्वारा प्रस्तावित शर्तें विरोध के परे हैं। हिंदुस्तान शासन ने न्याय संगत भूमिका से जो नीति अपनाई है उसी का यह आधार है। गांधी का अनशन। गांधी जी के अनशन से न केवल भारत सरकार चिंतित हुई बल्कि विश्व भर में चिंता फैल गई। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य भाव उत्पन्न हुआ है उसके समाधान का उपाय ढूंढा जाने लगा। भारत सरकार भी यही चाहती है, किंतु राष्ट्रहित की बलि देकर नहीं, और हिंदुस्तान शासन ने देश हित, समाज हित और गांधी हित में यह निर्णय स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से भारत और पाकिस्तान में सद्भाव बढ़ेगा। राष्ट्रपिता गांधी जी जो अपना उत्सर्ग करने पर तुले हैं उन्हें शांति मिलेगी। वे अनशन समाप्त करेंगे। वे जीवन में देश की और सेवा कर पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान को यह राशि देने का निश्चय किया। वस्तुतः यह निर्णय इस देश की दैदीप्यमान परंपरा के अनुसार शांति और सदिच्छा स्तर रखने के लिए गांधी जी के अहिंसक और उदात्त प्रयत्न को हिंदुस्तान शासन की ओर से मनःपूर्वक भेंट थी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के निवेदन का उद्धरण। पाकिस्तान को राशि देने का निर्णय भारत सरकार ने पूर्ण विचार विमर्श तथा गांधी जी से परामर्श करके लिया है। मेरे मंत्रिमंडलीय सदस्यों ने समय समय पर जो निवेदन दिए हैं उनमें हिंदुस्तान शासन की भूमिका स्पष्ट कर दी है। वह शासन की एक मत की भूमिका है। उसके पीछे खड़ी शक्ति और उसकी बोधता, उससे हमारे ही सद्भावना के प्रयासों में कोई अंतर पड़ा है ऐसा अर्थ न निकाला जाए। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने जो अंतिम पत्रक प्रचारित किया है उसमें उन्होंने खड़े हुक किए विवाद हम मानते नहीं हैं, यह भी हम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। उपभाग 4,
हिंदू महासभा का लोकतंत्र विषयक प्रस्ताव। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का बिलासपुर में दिसंबर 1944 में 26वां अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में पारित प्रस्तावों के उद्धरण नीचे दिए हैं। नंबर 1, सार्वभौमिक सत्ता के घटक हिंदुस्तान के लोग हैं। विश्व के अन्य देश के लोगों के समान ही हिंदुस्तान के लोगों को भी स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार है। इसलिए हिंदुस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा और उसके संविधान का नाम रहेगा स्वतंत्र हिंदुस्तान राष्ट्र का संविधान। नंबर 2, ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से और आंशिक आधार पर वैसे ही सांस्कृतिक भूमिका से भी हिंदुस्तान एक है, संपूर्ण है, अविभाज्य है और यह भूभाग वैसा ही रहना चाहिए। नंबर 3, हिंदुस्तान के स्वतंत्र राष्ट्र के शासन का स्वरूप लोकतंत्र प्रधान और गणतंत्र पद्धति का रहेगा। नंबर 4, गणतंत्र की विधिमंडल पद्धति दोहरे प्रकार की रहेगी। नंबर 5, विधिमंडल के चुनाव चाहे केंद्रीय हो अथवा प्रांतीय, संज्ञान मतदाता संघ से और एक व्यक्ति को एक मत इस आधार पर होंगे। मतदाता संयुक्त रहेंगे। अल्पसंख्यकों का उनकी संख्या के अनुसार सुरक्षित प्रतिनिधित्व रहेगा। मूलभूत अधिकार। नंबर 1, सब नागरिकों को विषय विषयक समानता रहेगी। नागरी अथवा दंड विषयक मूलभूत अथवा कार्य वहनात्मक कोई भी विधि भेदभाव करने वाली नहीं रहेगी। नंबर 2, सार्वजनिक स्वरूप की सेवावृत्ति, अधिकार पद, मान सम्मान के स्थान अथवा व्यवसाय करने का अधिकार सबको समान रहेगा, जिसमें वर्ण, जाति अथवा पंथ इसकी रुकावट नहीं रहेगी। नंबर 3, सार्वजनिक सुव्यवस्था और नीतिमत्ता इनमें बाधा न लाते हुए सब नागरिकों को विचार स्वतंत्र के समान आचरण स्वतंत्र रहेगा। अपने अपने धर्म का पालन, अपनी अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का प्रत्येक को स्वतंत्र रहेगा और धर्म द्वेष पर आधारित अथवा धर्म के नाम प्रतिबंध लाने वाला कोई भी कानून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में नहीं बनाया जाएगा। उसी प्रकार धर्म विषयक अथवा धार्मिक श्रेणी के कारण किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे या किसी के अधिकार छीने नहीं जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।